करते हैं। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा और मनोरंजक सेशन है। जो सेशन है अपठित विभाग। इसके पहले भी आपने अपठित विभाग के बारे में जानकारी देखा ही होगा। अपठित विभाग, इसका थोड़ा सा मैं इंग्लिश में थोड़ा सा आपका विश्लेषण करता हूँ। अपठित विभाग यानी इंग्लिश में उसे अनसीन पैसेज कहते हैं। अन और सीन, अन यानी क्या होता है, जो हमने पाठ्य पुस्तक में कभी भी पढ़ा न होता है। पाठ्य पुस्तक में वो परिच्छेद या वो पाठ कभी हमने पढ़ा नहीं होता है, ना लिखा होता है, ना उसके बारे में हमारे जो शिक्षक है, अध्ययन है, उन्होंने भी इसके बारे में कभी भी हमें इसके बारे में जानकारी नहीं दी होती है। उस परिच्छेद के बारे में या उस विषय के बारे में या उस ग्रंथ के बारे में या उस कविता के बारे में या उस काव्य के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं रहती है। अनसीन यानी उसका मतलब ये होता है कि हमने कभी भी उसको पढ़ा या लिखा नहीं होता है। उसे हम अनसीन परिच्छेद या अनसीन पैसेज कहते हैं। 9वीं परीक्षा में अनसीन पैसेज आपको 4 अंक के लिए पूछा जाता है और 2 अंक आकलन कृति के लिए रहते हैं और 2 अंक जो स्वमत अभिव्यक्ति उसके लिए होते हैं। इस तरह से गद्यांश विभाग में 4 अंक के लिए आपको अपठित परिच्छेद पूछा जाता है। परंतु जो अपठित परिच्छेद आपको पूछा जाता है वो परिच्छेद पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक में उसकी कोई जानकारी नहीं रहती है। उसे हम अपठित परिच्छेद कहते हैं। अपठित परिच्छेद परीक्षा में देने का कारण यह है कि आप उस परिच्छेद में किस तरह से जो सवाल आपको दिए रहते हैं, परिच्छेद देने के बाद में जो सवाल आपको दिए रहते हैं वो सवाल आप किस तरह से लिख सकते हैं। आपको उस परिच्छेद का किस तरह से ज्ञान है और आपको व्याकरण, शब्द और उसके बाद में वाक्य के बारे में कितना ज्ञान है। इसीलिए 9वीं के परीक्षा में अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश पूछा जाता है और 4 मार्क बहुत ही सरलता से हम एग्जाम में ले सकते हैं। 4 अंक बहुत ही सरलता से अपठित पद्यांश हो या गद्यांश हो, बहुत ही सरलता से आप 4 अंक हासिल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैंने बहुत सरल ट्रिक्स कुछ आपको जानकारी ऐसे दूंगा कि आपको कभी भी 9वीं या 10वीं कक्षा में अपठित गद्यांश या पद्यांश पूछा जाएगा तो सरलता से आप जो सवाल दिए हैं उसके आंसर अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो आज के सेशन में मैं अपठित विभाग में अपठित विभाग के 2 भेद होते हैं। पहला जो भेद है वो है अपठित गद्यांश और दूसरा जो भेद आता है अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश में ही उसी तरह से कविता या काव्य पूछा जाता है जिसमें एक कविता रहती है और 6 या 7 पंक्ति दिया रहता है। वो ही अपने पाठ्य पुस्तक में उस कविता का विश्लेषण नहीं रहता है। पाठ्य पुस्तक के बाहर से कविता ली रहती है और उसका हमें विश्लेषण करना पड़ता है और नीचे दिए गए सवालों के जवाब का आंसर लिखना होता है।
तो कविता में दी गई पंक्तियां, उसका सरल भावार्थ, उसका अर्थ क्या होता है, इसका भी हमें ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश, इस प्रकार से 4 अंक के लिए अपठित गद्यांश आता है, 4 अंक के लिए अपठित पद्यांश आपको 9वीं के परीक्षा के लिए पूछा जाता है। अपठित पद्यांश में भी उसी तरह से ये रहता है, आकलन कृति 2 मार्क के लिए पूछा जाता है और उसके बाद में आपको जो कविता दी रहती है उस कविता का पंक्ति का अर्थ आपको लिखना पड़ता है। इसी तरह से 4 अंक अपठित पद्यांश के लिए ही पूछा जाता है। तो हम चलते हैं अपठित गद्यांश और उसके बारे में विश्लेषण। तो अपठित गद्यांश में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि अपठित गद्यांश की परिभाषा क्या होती है। जब तक हमें अपठित गद्यांश का परिभाषा यानी अर्थ नहीं समझेगा तब तक आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद में अपठित पद्यांश में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आप कुछ ग्रामर में गलतियां करते हैं, लिखने में गलतियां करते हैं और आपके अंक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अपठित गद्यांश में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको विश्लेषण में बताऊंगा। और उसके बाद में आपको अपठित परिच्छेद किस तरह से आता है और किस तरह से अपठित परिच्छेद के आपको सवाल के जवाब लिखना होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। और लास्ट में आता है स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति यानी क्या होता है, खुद के अपने विचार लिखना होता है। खुद के अपने, मैं इस जो आपको स्वमत अभिव्यक्ति में जो सवाल जो पूछा रहता है उस सवाल से मैं क्या हूँ, सहमत हूँ और उसी से रिलेटेड संबंधित आपको स्वमत में 2 अंक के लिए सवाल पूछा रहता है तो 6 या 8 लाइन में आपको उसका उत्तर देना होता है। तो इस तरह से अपठित गद्यांश के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो अपठित गद्यांश अभी मैं विश्लेषण के साथ अभी आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अपठित गद्यांश यानी क्या होता है और मैं चालू करता हूँ। तो अपठित गद्यांश, इसका मतलब यह होता है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में यह भाग नहीं हुआ है। अपठित गद्यांश इसका यही मतलब होता है कि हमने पाठ्य पुस्तक में ये भाग नहीं पढ़ा होता है, ना सुना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपठित गद्यांश कहते हैं। जो अपठित गद्यांश परिच्छेद में पूछा जाता है वह अन्य किताबों में से या अन्य कहानी में से या अन्य कादंबरी में से ये अपठित परिच्छेद आपको एग्जाम के लिए पूछा जाता है। तो अपठित पद्यांश हमें अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए, शब्द की भाषा हमें समझना आना चाहिए, वाक्य हमें अच्छी तरह से बोलना आना चाहिए या लिखना आना चाहिए या समझना आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको किताबों के बाहर से, जो आप किताबों के बाहर से अन्य किताबें हैं जैसे निबंध लेखन है, उसके बाद में जो कुछ कादंबरी है, लेख है, वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। न्यूज़पेपर है उसमें संपादकीय माहिती देते हैं, वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। आपका जितना अपठित पद्यांश में सराव होगा, आप अच्छी तरह से अपठित पद्यांश में सवाल में पूछे गए जवाब आप अच्छी तरह से लिखेंगे और समझ भी सकेंगे।
यह कई अन्य गद्यांश से, अन्य किताबों से या अन्य कहानियों से या अन्य उदाहरणों से आपको दिया जाता है। यह पूछा जाता है, इसके लिए आपको विशेष अध्ययन की जरूरत होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा किताबें, न्यूज़पेपर पढ़ने की, अपठित गद्यांश को ए करने के लिए ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर, किताबें पढ़ने की जरूरत होती है। अपठित गद्यांश में आपका मेरिट का टेस्ट लिया जाता है। अपठित गद्यांश में आप कितने क्वालिफाइड है, आप उस पद्यांश को किस तरह से समझ लेते हैं, और पद्यांश को पढ़ते हुए आप जो सवाल दिया है उस सवालों का जवाब किस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें अपठित गद्यांश में आपकी मेरिट की टेस्ट यानी गुणवत्ता गुणवत्ता होती है। आपकी योग्यता की पात्रता अपठित पद्यांश में लिया जाता है। आप पाठ्य पुस्तक के अलावा आप कुछ पढ़ते हैं या नहीं, इसके बारे में भी अपठित गद्यांश में जानकारी होती है। तो आगे चलते हैं। तो अपठित गद्यांश का अर्थ हमें जब तक मालूम होता नहीं, तब तक हम अपठित परिच्छेद क्या है इसके बारे में नहीं समझ सकते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जो पहले न पढ़ा गया हो, यानी पाठ्य पुस्तक में कोई निबंध का विषय रहो या कहानी का विषय रहो, क्या किसी आत्मचरित्र का विषय रहो, इसके बारे में हमने अन्य कोई किताब नहीं पढ़ी है, उसी से रिलेटेड यानी पाठ्य पुस्तक के न पूछे गए भाग के रिलेटेड हमें परिच्छेद पूछा जाता है, उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। तो अपठित गद्यांश का अर्थ है जो पहले न पढ़ा गया हो, उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। और भी कुछ परिभाषा दी गई है। गद्य का अंश, उसे भी अपठित गद्यांश कहते हैं। जो गद्य का, जैसे हमें पाठ्य पुस्तक में जो गद्य दिए है उसका ही जो अपठित गद्यांश में गद्य का अंश रहता है, उससे भी अपठित गद्यांश हम कहते हैं। तीसरा जो परिभाषा दी है अपठित गद्यांश की, अपठित गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का ऐसा अंश जिसे आपने पहले कभी न पढ़ा हो। तो अपठित गद्यांश का अर्थ ऐसा भी होता है कि गद्य का ऐसा अंश जिसे आपने कभी न पढ़ा हो, उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। इंग्लिश में उसे अनसीन पैसेज कहते हैं। तो हमने देखे हैं अपठित गद्यांश का अर्थ, एक बार और रिपीट करते हैं। जो पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। गद्य का अंश, उसे भी अपठित गद्यांश कहते हैं। और अपठित गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का ऐसा अंश जिसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो। आगे है अपठित गद्यांश में कौन कौन सी बातें जो है जब हम अपठित पद्यांश पढ़ते हैं और सवाल के जवाब पूछते हैं एग्जाम के लिए, परीक्षा में, तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ध्यान में रखने वाली बातें, दिए गए गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना जरूरी होता है। एग्जाम में, परीक्षा में आपको 4 अंक के लिए अपठित गद्यांश दिया रहता है।
तो जो परिच्छेद आपको अपठित परिच्छेद दिया रहता है उसे आपको 2 या 3 बार अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है कि अपठित गद्यांश में क्या दिया है, कहानी दिया है, लेख दिया है, संपादकीय दिया है, इसके बारे में जानना जरूरी होता है। उसके बारे में अपठित पद्यांश में आप 2 या 3 बार पढ़ने से पहले उसके शब्द क्या शब्द दिए हैं वो भी जानना जरूरी होता है। इसमें क्या वाक्य दिया है, इस वाक्य के क्या अर्थ होता है, ये भी जानना जरूरी होता है। उसके बाद में ग्रामर का क्या इसमें दिया गया है जानकारी, वो भी अपठित गद्यांश में जानना जरूरी होता है। जब तक आप अच्छी तरह से शब्द, वाक्य, ग्रामर, परिच्छेद में अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको जो दिए गए सवाल है उसके जवाब आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो दिए गए गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना जरूरी होता है। जब आपको जब पेपर दिया जाता है तो अपठित गद्यांश में जो परिच्छेद दिया होता है वो ना आपके टीचर ने अध्ययन किया रहता है ना आपने पढ़ा होता है, इसीलिए वो गद्यांश को 2 या 3 बार अच्छी तरह से आपको पढ़ना जरूरी होता है। पढ़ने के बाद में आप जो आपको क्वेश्चन, सवाल या जवाब पूछे रहते जाते हैं वो सवाल जवाब आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। बाद में दिया है गद्यांश को पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। तो 2 मार्क के लिए आपको आकलन कृति दिया जाता है। बोर्ड के एग्जाम के लिए उसी तरह से 9वीं के परीक्षा के लिए 2 अंक के लिए आकलन कृति पूछा जाता है। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। एक अपठित परिच्छेद 4 अंक के लिए पूछा जाएगा। यह अपठित परिच्छेद पाठ्य पुस्तक के पाठों से संबंधित नहीं होगा। अपठित परिच्छेद लगभग 100 से 120 शब्दों का एक अपठित परिच्छेद दिया जाएगा। परिच्छेद में 2 कृतियां पूछी जाएंगी। पहला रहेगा आकलन कृति 2 अंक के लिए और दूसरा रहेगा 2 अंक के लिए सहमत अभिव्यक्ति। तो आकलन कृति में किस तरह से आपको सवाल पूछे जाएंगे, इनमें संजाल पूर्ण कीजिए। इस तरह से आकलन कृति में आपको सवाल पूछे जाएंगे। आकृति पूर्ण कीजिए, कृति कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, परिणाम लिखिए, कारण लिखिए, सही अथवा गलत लिखिए, गलत वाक्यों को सही करके लिखिए, घटनाओं के उनके उचित क्रम में लिखिए, जैसे कृतियां पूछी जाएंगी। तो ये जो पर्याय है आपके लिए, इस पर्याय में से किसी भी सवाल आपको 2 अंक के लिए अपठित गद्यांश में पूछे जाते हैं। और एक बार मैं रिपीट करता हूं, इनमें संजाल पूर्ण कीजिए, ये भी सवाल आ सकता है। आकृति पूर्ण कीजिए, कृति कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, परिणाम लिखिए, कारण लिखिए, सही अथवा गलत लिखिए, गलत वाक्यों को सही करके लिखिए, घटनाओं के उनके उचित क्रम में लिखिए। इस तरह से
सवाल आपको 2 अंक के लिए आकलन कृति में पूछा जाता है और दूसरा जो सवाल रहता है 4 अंक के लिए सहमत अभिव्यक्ति। तो सहमत अभिव्यक्ति यानी उसमें क्या रहता है, जो किसी से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है या परिच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और उसे आपको अपने खुद के विचार वहां पे 6 या 8 लाइन में पंक्ति में लिखना जरूरी होता है। तो इस तरह से आपका क्या रहेगा, एक अपठित परिच्छेद रहेगा। आगे है, गद्यांश को पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जब हम 2 या 3 बार गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो दिए गए प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में परिच्छेद में उसी से संबंधित उसका उत्तर क्या है वही उत्तर आपको प्रश्न पत्रिका में उत्तर पत्रिका में लिखना है। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में छोटे और प्रश्न के अनुसार लिखना है। जैसे प्रश्न के उत्तर, एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखो, तो आपको एक ही वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखना है, उसका संक्षिप्त विश्लेषण नहीं करना है। जैसे संजाल पूर्ण कीजिए में 4 चौकट आती है, तो 4 चौकट में ही 4 ही चौकट में आपको उसका आंसर लिखना होता है। कुछ कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि संजाल में 2 चौकट आती है, 2 चौकट में ही उसका प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। तो जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह से आपको उस सवाल के जवाब लिखना होता है। तो आगे चलते हैं। ध्यान में रखने वाली बातें, यदि प्रश्नों के उत्तर विकल्प में है तो पहले प्रश्नों को पढ़ना। जैसे कुछ प्रश्न के उत्तर, एक प्रश्न दिया रहता है और उसके 4 विकल्प दिए रहते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रश्न अच्छा तरह से पढ़ना है और जो विकल्प दिया है उससे उस प्रश्न का सही उत्तर क्या है वह विकल्प चुनकर उसका जवाब आपको लिखना होता है। यदि प्रश्नों में उत्तर विकल्प में है तो पहले प्रश्नों को पढ़ना, उसके बाद सही विकल्प का चुनाव करना। जैसे एक प्रश्न दिया रहता है और 4 विकल्प दिया रहता है, तो 4 विकल्प ही सही नहीं रहते हैं, 3 विकल्प उसमें क्या रहते हैं, गलत रहते हैं। तो जो सही विकल्प है उसको चुनना और उसी का प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है तो उसका शीर्षक छोटा और गद्यांश के अनुसार लिखना होता है। कोई कोई परिच्छेद में गद्यांश का भी शीर्षक पूछते हैं, तो गद्यांश का जो शीर्षक रहता है वो परिच्छेद से रिलेटेड आपको लिखना होता है। जैसे हम पाठ पढ़ते हैं तो पाठ को क्या दिया रहता है, शीर्षक दिया रहता है, टाइटल दिया रहता है, पाठ का नाम दिया रहता है। उसी तरह से कुछ जो परिच्छेद रहते हैं उस परिच्छेद में आपको इस तरह से भी सवाल पूछते हैं कि गद्यांश को शीर्षक दो। तो आप अच्छी तरह से 1 या 2 बार पाठ पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से गद्यांश का भी शीर्षक दे सकेंगे। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है तो उसका शीर्षक छोटा और गद्यांश के अनुसार ही आपको लिखना होता है। तो ये हो गया अपठित परिच्छेद। जब हम सवाल के जवाब लिखते हैं तो कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में उसका मैंने संक्षिप्त विश्लेषण आपको दिया। अपठित परिच्छेद, अपठित जो गद्यांश है उसकी डेफिनेशन भी आपको बताई गई है। उसके बाद में ध्यान में रखने वाले कौन कौन सी बातें, इसके बारे में भी आपको जानकारी दिया गया है। आगे चलते हैं। विभाग, कृति, गुण,
और समय। अपठित परिच्छेद पाठ में प्रश्न क्रमांक 1 क में 4 अंक के लिए पूछा जाता है। विभाग ए में गद्य विभाग में प्रश्न क्रमांक 1 क में अपठित पद्यांश पूछा जाता है। 4 अंक के लिए अपठित गद्यांश आपको दिया जाता है। तो कृति क्या रहती है अपठित गद्यांश की? प्रश्न क्रमांक 1 अपठित गद्यांश आकलन कृति। परिच्छेद देने के बाद में इस तरह से आपको एक सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 क में अपठित परिच्छेद पढ़कर दिए गए सवाल के जवाब लिखिए। तो पहला क्वेश्चन रहेगा प्रश्न क्रमांक 1 में अपठित गद्यांश में आकलन कृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। जैसे हम पठित परिच्छेद में देखते हैं 4 अंक के लिए संजाल पूछा जाता है, उसी तरह से अपठित परिच्छेद में ही 2 अंक के लिए संजाल पूछा जाता है। उसमें सवाल दिए जाते हैं, उस सवाल के जवाब आपको लिखना होता है। परिच्छेद पढ़कर आपको उस सवाल के जवाब लिखना होता है। तो 2 अंक के लिए आपको संजाल पूर्ण कीजिए या प्रश्न के उत्तर लिखिए, आकृति पूर्ण कीजिए, पर्यायी एक प्रश्न दिया जाएगा, पर्यायी शब्द पर्यायी उत्तर उसके दिए जाएंगे, उसमें से जो आपको सही लगता है वो पर्याय उसका उत्तर लिखना होता है। इस तरह से आकलन कृति में सवाल पूछे जाते हैं। आगे है अभिव्यक्ति सहमत। अभिव्यक्ति सहमत पठित परिच्छेद में भी 2 अंक के लिए पूछा जाता है, उसी तरह से अपठित परिच्छेद में भी 2 अंक के लिए अभिव्यक्ति सहमत आपको पूछा जाता है। अभिव्यक्ति सहमत परिच्छेद से रिलेटेड एक आपको सवाल पूछा जाता है, उसी से परिच्छेद से रिलेटेड आपको आपके अपने विचार वहां पे लिखना होता है। जब आप अपने विचार लिखते हैं तो उसमें आपकी जो आप शब्द लिखते हैं वो उसी परिच्छेद से रिलेटेड लिखना चाहिए। नहीं तो हम 9वीं के और 10वीं के जब हम पेपर चेक करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, घर में जो बोली भाषा बोलते हैं उसी तरह से ही सवाल के जवाब लिखते हैं। जैसे हम हिंदी घर में बोलते हैं उसी से वैसी ही हिंदी हमें नहीं लिखना है। तो हमें जो ग्रामेटिकल हिंदी है या जो परिच्छेद में पूछी गई या लिखी गई हिंदी है उसी तरह से हमें उसका सवाल का जवाब देना होता है। नहीं तो क्या होता है, जब पेपर चेक करने वाले जब आपका सहमत अभिव्यक्ति पढ़ते हैं तो आपका जो गलतियां होते हैं उसमें आपको कम अंक मिलते हैं हिंदी परीक्षा में। तो आपका जो शब्द है, आपके जो वाक्य है और जो आप लिखते हैं तो ग्रामेटिकल हिंदी के हिसाब से ही आपको प्रश्न के उत्तर लिखना होते हैं। तो इस तरह से 4 अंक के लिए आपको अपठित गद्यांश पूछा जाता है और समय आपको दिया जाता है। आपका समय तो 80 मिनट का रहता है, परंतु 4 अंक का जो अपठित गद्यांश है वो 10 मिनट में आपका लिखना होना चाहिए। तो आपने भी ऐसा नियोजन करना चाहिए कि मुझे गद्यांश के लिए इतना टाइम मैं दूंगा, पद्यांश लिखने के लिए इतना टाइम कंप्लीट करूंगा, बाद में उपायजित लेखन है, ग्रामर है, इस
उस समय में ही आपका क्या होना चाहिए, पेपर लिखना होना चाहिए। 3 घंटे का पेपर रहता है और 80 मार्क का पेपर रहता है। उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। हम भी स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं पेपर लिखते समय, और उन घबराने के कारण वो कंफ्यूज होते हैं। जब भी बोर्ड का या 9वीं का आपको जब भी अंतिम पेपर आता है, न घबराते हुए आपको सबसे पहले पेपर को देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपठित पद्यांश हो या पठित गद्यांश हो या पठित गद्यांश हो या अपठित पद्यांश हो। व्याकरण के क्वेश्चन किस तरह से दिए गए वो भी आपको अच्छी तरह से देखना है। पहले जो 10 मिनट रहते हैं आपको अच्छी तरह से देखना है क्या पेपर लिखते समय आपको यही ध्यान रखना है कि 1 साल की जो पढ़ाई है मेरी, ये 3 घंटे में मुझे कंप्लीट पूर्ण करके लिखना है। जो 1 साल में मैंने स्कूल में जो पढ़ा, घर में जो पढ़ाई की, बाहर में जो क्लासेस लगाया, वो सब 1 साल का जो है पाठ्यक्रम, वो 3 घंटे में मुझे पेपर में लिखना है। उस नियोजन के साथ में आपको पेपर क्या करना है, लिखना होता है। तो आगे चलते हैं। अपठित गद्यांश किस तरह से पूछा जाता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं, और किस तरह से अपठित गद्यांश के सवाल के जवाब हम लिख सकेंगे। तो पहला है अपठित गद्यांश। उसे हम 2 या 3 बार उसको अच्छी तरह से रीड करेंगे तो सवाल के जवाब भी हम दे पाएंगे। एक दिन रीमा अपने छोटे भाई मोहन के साथ बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई दिया जिसके पैर में चोट लगी हुई थी और चोट से खूब खून बह रहा था। रीमा को कुत्ते की हालत देखकर उस पर दया आ गई। वह अपने भाई की सहायता से उसे घर ले आई। रीमा ने उसकी चोट साफ की और उस पर पट्टी बांधी। इस तरह से पाठ्य पुस्तक में इसका कोई ही गद्य में पूछा गया या पाठ में आया गया परिच्छेद नहीं है। पाठ्य पुस्तक के बाहर से आपको इस तरह से क्या दिया रहता है, परिच्छेद दिया रहता है, और वो परिच्छेद आपको 2 या 3 बार पढ़ना जरूरी होता है। तो एक बार और परिच्छेद पढ़ते हैं और बाद में क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन के रिलेटेड हम आंसर देखेंगे। एक दिन रीमा अपने छोटे भाई मोहन के साथ बाजार जा रही थी। रीमा अपने छोटे भाई, उनका छोटे भाई का नाम था मोहन, के साथ बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई दिया जिसके पैर में चोट लगी हुई थी और चोट से खून बह रहा था। रीमा को कुत्ते की हालत देखकर उसे उस पर दया आ गई।
वह अपने भाई की सहायता से उसे घर ले आई। रीमा ने उसकी चोट साफ की और उस पर पट्टी बांध दी। तो प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, नहीं तो सांजाल दिया रहता है, सांजाल में प्रश्न दिए रहते, उस तरह से सांजाल भी हमें पूर्ण करता है, नहीं तो इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, मोहन किसका छोटा भाई था? तो हमने परिच्छेद पढ़ा ही और यहाँ पे दिया है मोहन किसका छोटा भाई था? तो मोहन रीमा का छोटा भाई था। हमें प्रश्न जब पूछते हैं तो उसका भी आंसर उसी से विश्लेषण में देना होता है। तो प्रश्न पूछा गया है, मोहन किसका छोटा भाई था? मोहन रीमा का छोटा भाई था। रीमा को रास्ते में कौन दिखाई दिया? परिच्छेद में हमने पढ़ा ही था कि रीमा को रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, कुत्ते की चोट से क्या बह रहा था? उसका आंसर भी हमें गद्यांश में पढ़ना पड़ेगा कि उसके चोट से खून बह रहा था। इस तरह से हमें क्वेश्चन के आंसर लिखना होता है। भाई शब्द का लिंग बदलकर लिखिए। व्याकरण से रिलेटेड ये जो प्रश्न पूछा गया है, व्याकरण में आपको दिए रहते हैं लिंग परिवर्तन कीजिए, तो इसमें भाई शब्द का लिंग के भी 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, परंतु हम 2 प्रकार देखेंगे। लिंग स्त्रीलिंग होता है, पुरुष लिंग होता है। तो भाई एक शब्द हो गया, पुरुष लिंग हो गया, और इस भाई शब्द का स्त्रीलिंग इस तरह से परिवर्तित होगा, बहन। तो 2 मार्क के लिए इसमें तो मैंने ज्यादा आपको विश्लेषण से जानकारी दिया है, परंतु 2 मार्क के लिए आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, या कुछ पर्याय दिए रहते हैं, पर्याय में 4 उसके जवाब दिए रहते हैं, सही पर्याय आपको लिखकर होता है, या संजाल दिया रहता है, संजाल पूर्ण कीजिए, प्रश्न दिया रहता है, आकृति पूर्ण कीजिए, वो आकृति पूर्ण करके आपको सवाल के जवाब लिखना होता है। तो प्रश्न के उत्तर भी दिए है, मोहन किसका छोटा भाई था? मोहन रीमा का छोटा भाई था। रीमा को रास्ते में कौन दिखाई दिया? रीमा को रास्ते में एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ते की चोट से क्या बह रहा था? कुत्ते की चोट से खून बह रहा था। भाई शब्द का लिंग बदल कर लिखिए। भाई शब्द का लिंग भाई बहन होता है। तो इस तरह से हमें प्रश्न का उत्तर एक शब्द में न लिखते हुए विश्लेषण से उस शब्द का, उस सवाल का जवाब हमें लिखना होता है। आगे चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। और एक परिच्छेद हम देखेंगे जो पाठ्य पुस्तक में न रहते हुए हमने बाहर से इस परिच्छेद को लिया गया है, उसे हम अपठित परिच्छेद गद्यांश कहते हैं। दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस तरह से भी गद्यांश आपको पूछा जाता है। दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जैसे हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश जब आप पढ़ते हैं तो आप जो पढ़ रहे हैं अपठित गद्यांश, तो जो शब्द है वो अच्छी तरह से मस्तिष्क में ध्यान में रखना जरूरी होता है। जो वाक्य लिखा होता है वो भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना जरूरी होता है, तभी आप जो सवाल दिए रहते हैं सवाल के जवाब लिख पाएंगे परीक्षा के लिए। तो मालिनी के घर में एक बगीचा था। उस बगीचा में
कई जामुन के पेड़ थे और उन पर बहुत से जामुन लगते थे। एक दिन मालिनी बगीचे में गई तो उसने देखा कि जामुन पक चुके हैं। वो पके हुए जामुन खाना चाहती थी पर वह उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसने बहुत बार कोशिश की लेकिन वह जामुन न तोड़ पाई। आखिर में वह उदास होकर बैठ गई। तभी उसकी माँ बगीचे में आ गई। उन्होंने मालिनी के उदास होने का कारण पूछा। उसने माँ से कहा कि उसे जामुन खाने के लिए वह उन्हें तोड़ नहीं पा रही। माँ ने कहा, उदास मत हो मालिनी, मैं तुम्हें जामुन तोड़कर देती हूँ। और माँ ने उसे उसी समय पेड़ से ढेर सारे जामुन तोड़कर मालिनी को दिए। जामुन पाकर मालिनी खुशी से माँ के गले लग गई। तो इस तरह से अपठित प्रश्न भी हमें पूछा जाता है और वो अपठित प्रश्न हमें क्या करना होता है, पढ़ना होता है और उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। क्योंकि समय का जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं 50 मिनट हमें विश्लेषण करना होता है और आपका कुछ ये है उसका भी हमें पूछना होता है। तो आगे चलते हैं और थोड़ा सा एक परिचय लेते हैं और सहमत के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं और कुछ आपके डाउट रहेंगे तो आप भी क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ 2 या 3 मिनट मेरा विश्लेषण होने दो। आपके कुछ डाउट होंगे तो उसका आंसर भी मैं देने वाला हूँ। बाद में पूछा जाता है, संजाल पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित इस तरह से भी अपठित गद्यांश आपको पूछा जाता है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वंश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशपूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्यों मेरे फाकने में को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। इस तरह से क्या पूछा जाता है, अपठित परिच्छेद पूछा जाता है और अपठित परिच्छेद से आपको क्या करना पड़ता है, उसके आंसर लिखना होता है। तो आकलन कृति में इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाता है, प्रतिक्रिया लिखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है,
लोगों के द्वारा लक्ष्मी को खरीदने की बात सुनने पर करामत अली की, तो आंसर है करामत अली खामोश रह गया। दूसरा जो प्रश्न है, करामत अली द्वारा लक्ष्मी को सूखा चारा देने पर लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। इस तरह से प्रश्न या सवाल पूछे जाते हैं और परिच्छेद पढ़कर 2 या 3 बार परिच्छेद पढ़कर क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है उसी से रिलेटेड संबंधित आपको आंसर लिखना होता है। आकलन कृति में 2 अंक के लिए पठित परिच्छेद अपठित परिच्छेद में गद्यांश में 2 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है। उसमें संजाल भी रहता है या प्रश्न तालिका भी रहती है। निम्नलिखित शब्द के 2 अलग अलग अर्थ लिखकर उनका अर्थ पूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे शब्द दिया है चारा, चारा का अर्थ दिया है घास फूस और इसका वाक्य इस तरह से प्रयोग किया है, किसान बालों के लिए चारा लाने गया है। दूसरा है चारा, उसका अर्थ है निकृष्ट भोजन, उसने मुर्गी को चारा डाला। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, परंतु ऐसे क्वेश्चन आते हुए संजाल पूर्ण कीजिए, आकलन कृति पूर्ण कीजिए, प्रश्न के उत्तर लिखे। इस तरह से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरा जो है महत्वपूर्ण, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सहमत अभिव्यक्ति पूर्ण कीजिए। इस तरह से 4 अंक के लिए आपको जो प्रश्न पूछा जाता है, तो सहमत अभिव्यक्ति 2 अंक के लिए पूछा जाता है। जैसे हमने जो परिच्छेद पढ़ा है, परिच्छेद से रिलेटेड ही संबंधित ही हमें क्या सहमत पूछा जाता है। जैसे जानवर भी संवेदनशील होते हैं, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखी है। तो जानवर भी क्या होते हैं, संवेदनशील प्राणी होते हैं। तो आपको जानवर के बारे में, उनको भी क्या रहती है, दुख होता है, उनको भी क्या होता है, दुख होता है, यानी संवेदनशील। उसको मारने के बाद में क्या होता है, उनको भी दुख सहना पड़ता है। तो जानवर भी संवेदनशील प्राणी होते हैं। तो इसके विचार हमें क्या लगता है, हमारे खुद के विचार क्या है, इसके बारे में आपको सहमत लिखना जरूरी होता है। और सहमत में 2 अंक है, वो अंक आपके रहते हैं। आपने अच्छी तरह से सहमत लिखा तो 2 में से 2 अंक परीक्षा में आपको मिलती ही है। तो उसका आंसर ही थोड़ा सा मैं बताता हूँ, सहमत किस तरह से लिखना है। तो ईश्वर ने मनुष्य को बोलने की शक्ति का वरदान देकर उसे श्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य प्राणी ऐसा है कि जिसे बोल सकता है, रो सकता है, अपनी बातें दूसरे के साथ में शेयर कर सकता है, परंतु प्राणी ऐसा है, जानवर ये है कि वो दूसरे के साथ में अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते, रो नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जानवर बोल नहीं, लेकिन उनके प्रति प्यार और आदत उन्हें खूब खूब समझ आते हैं। आप भी यदि जानवर को प्यार करें, उसके बदले में वह बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कहा है और माना भी जाता है कि घोड़े और श्वान जैसे कुछ जानवर मनुष्य से अधिक भरोसेमंद और स्वामी भक्त होते हैं। इससे यह बात प्रतीत होती है कि जानवर भी संवेदनशील प्राणी होते हैं। इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, अपने विचार, आपके मन में जो प्रश्न सवाल दिया है वो प्रश्न के विचार आपको लिखना होता है। इस तरह से गद्यांश, अपठित गद्यांश और उसका अर्थ, अपठित गद्यांश का अर्थ आपको बताया। उसके बाद में अपठित गद्यांश जब आप लिखते हैं तो कौन सी ध्यानपूर्वक बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं जो रखना, नियम रखना जरूरी है, उसके बारे में भी आपको समझाया। उसके बाद में 1 या 2 हमने क्या लिए, परिच्छेद लिए और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं 4 अंक के लिए, और कितना आपको
मिनट में आपको अपठित गद्यांश लिखना होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी। 3 या 4 परिच्छेद लिया और परिच्छेद पढ़कर किस तरह से प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है, इसके बारे में भी आपको बताया है। तो ये क्लास ये आप पढ़कर अच्छी तरह से आप अपठित गद्यांश लिखेंगे और 4 में से 4 अंक आप हासिल कर सकेंगे। तो मैडम मेरा जो सेशन है ये हो गया। बच्चे को कुछ डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप सर से पूछ सकते हो। यस रितेश शर्मा, बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। रितेश। नहीं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप अपना पीछे वाला स्लाइड लो ना, उसमें से एक क्वेश्चन है। हाँ पीछे स्लाइड लो, यहाँ का नहीं, और उसके और पीछे वाला, ये वाला। हाँ। हाँ बोलो। विलोम शब्द मतलब? हाँ विलोम शब्द यानी क्या होता है, अपोजिट वर्ड होता है। इंग्लिश आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपको मालूम है, तो सिमिलरली वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स। सिमिलरली वर्ड्स यानी क्या होता है, समानार्थी शब्द होता है, और अपोजिट वर्ड्स यानी विरुद्धार्थी शब्द होता है। जैसे उस शब्द से हम क्या लिखते हैं, विरुद्ध शब्द लिखते हैं, उसे हम विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। और उस शब्द से हम समान शब्द लिखते हैं, उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है दिन, तो उसका विरुद्ध शब्द रात होंगी, या इसके दिन के विरुद्ध जो हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। सर वो विरुद्धार्थी विलोम शब्द है। विलोम शब्द उसी को ही विरुद्ध शब्द कहते हैं, विलोम अपोजिट वर्ड कहते हैं। ओके, थैंक यू। विलोम और अपोजिट वर्ड एक ही शब्द होता है। समान शब्द उसे भी क्या कहते हैं, सिमिलरी शब्द कहते हैं, या उसे से रिलेटेड शब्द लिखो तो उसे ही सिमिलरी शब्द हम कहेंगे। हाँ विवेक ब्रिजेश तिवारी, क्या पूछना आपको? हाँ विवेक बोलो, आपका कुछ डाउट हो तो क्लियर करो, बोलो। सर जो भावार्थ है वो जरूरी है कि मतलब 25-30 लाइन का ही हो, मतलब शॉर्ट में भी तो हो सकता है? हाँ तो अभी क्या हुआ है, 9th क्लास में गद्यांश ही पूछा जाता है, पद्यांश नहीं पूछा जाता है। और पद्यांश में जो भावार्थ रहता है 8 लाइन 8 पंक्ति में रहता है, पंक्ति रहती है, और उस पंक्ति को हमें क्या करना है, उस पंक्ति के शब्द है वो समझना होता है। जैसे आपको टीचर पढ़ाते हैं, जैसे पठित काव्यांश में एक जो कविता लिया है, वो कविता का क्या करते, हमें पंक्ति का अर्थ बताते, सरल भावार्थ बताते। उसी तरह से हमें भी अपठित जो कविता आती है, उस कविता के शब्द हमें क्या करना होता है, समझना होता है, और उसका भावार्थ विश्लेषण करना होता है। जैसे इसे मतलब 30 जो लाइन 25-30 लाइन दिया रहता है, मतलब उतने में एकदम अच्छे से लिखना ही रहता पूरा? हाँ हाँ कविता के बारे में आप पूछ रहे हैं ना? नहीं सर, जो आप भावार्थ पूछ रहे थे ना, मनुष्य को ईश्वर ने बोलने की हाँ सृष्टि दी हुई है। हाँ हाँ तो बराबर है। जब हम समत अभिव्यक्ति लिखते हैं तो उसमें 8 या 9 लाइन में आपको समत अभिव्यक्ति लिखना जरूरी होता है। और समत अभिव्यक्ति में एक तो परिच्छेद से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी परिच्छेद दिया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो परिच्छेद के अदर ही भाग से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें क्या रहता है, सहमत यानी आपके खुद के विचार, आप इस सहमत से उसको हम यही होना चाहिए कि मैं इससे मैं सहमत हूँ। नेगेटिव आंसर आपको लिखना ही नहीं लिख सकते हैं। सहमत अभिव्यक्ति में कभी भी होकारार्थी यानी सहमति हूँ ऐसा ही आंसर आपको लिखना होता है। ओके सर। और उसका अर्थ लिखते समय आपको, जैसे हम बोलते ना 3 या 4 लाइन में एक परिच्छेद बनाते हैं, तो 3 या 4 लाइन में 2 परिच्छेद में भी आप उसका आंसर लिख सकते हैं। और प्राणियों के बारे में बोला था, आप अच्छी तरह से उसके प्राणियों के बारे में भी लिख सकते हैं। अंतरिक्ष के बारे में बोला, आकाश के बारे में बोला, जमीन के बारे में बोला, ऐसे ही क्वेश्चन सहमत अभिव्यक्ति में पूछे जाते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ओके।